बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। ये इक्तदार की कुर्सी का कमाल है कि इस पर बैठने के बाद किसी का दामन साफ नहीं रहता, लेकिन जिस ताक को लगने में बाकी हुकूमतों को 5 साल लग जाते हैं वो मौजूदा हुकूमत में 5 माह में ही कर दिखाया है। हुकूमत की इतने बड़े बड़े हामियों की सिर्फ 5 माह के मुख्तसर अरसे में इतना खिलाफ होते कभी नहीं देखा। इससे एक बात तो ये साबित होती है कि हुकूमत की नाअहलियों की दास्तानें इतनी आम हो गई हैं कि इसका दिफा करना अब हुकूमत के हामियों के लिए भी शायद मुमकिन नहीं रहा, या फिर इसके पीछे भी कोई ऐसी आपस की बात है जिसकी सरगोशियां तो हो रही हैं लेकिन इसका जिक्र करना अभी मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ देखिए तो शरीफ फैमिली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया। इससे कम अज कम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए फिल वक्त वापस जेल जाने का खतरा तो टल गया है, लेकिन मियां नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ की मुस्तकबिल का अभी फैसला होना बाकी है। जाहिर है ऐसे में रूमर मिल्स भी दिन रात नई नई खबरें फैला रहे होते हैं जिसका जिक्र हुकूमती वुज़रा गाहे बगाहे करते रहते हैं। नून लीग एनआरओ भाग रही है। नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए। सर ये एनआरओ के मुतलाशी हैं, भीख मांग रहे हैं एनआरओ की। मरियम को तो खैर पता भी नहीं होगा ना क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रही, और यकीनी तौर के ऊपर आपको नहीं पता होगा लेकिन आपके बड़े अब भी बात कर रहे हैं। यहाँ मैं हरगिज ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि हुकूमत के दिन पूरे होने वाले हैं या हुकूमत के लिए कोई खतरा है, लेकिन जाहिरी तौर पर यह नजर आ रहा है कि हुकूमत ने जो जाल इक़्तिदार में आने के लिए मुखालिफिन के लिए बिछाया था आज खुद इसमें फंसती जा रही है। अब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का मामला ही देख लीजिए। कोई कितना ही बड़ा हिमायती क्यों ना हो इस मामले का दिफा कैसे कर सकता है, और सोने पर सुहागा इस सारे मामले पर जनाब वज़ीर आज़म की खामोशी। अब इन हालात में जाहिर है हिमायती तो परेशान होंगे ही। इश्क के जरिए मईशत को दुरुस्त करने के दावे करने वालों के अपने हाथ पैर फूलने लगे हैं तो हिमायती तो फिर बौखलाएंगे ही। अगर हुकूमत के पहले 5 माह में लगभग 25 स्कैंडल सामने आ जाए तो हिमायती सोच विचार करने पर मजबूर तो होंगे ही। अगर अवाम आटे दाल के भाव पर सर पीटने लगे और सर्दियों के मौसम में भी लोड शेडिंग भुगतेंगे तो फिर हिमायती सवाल तो करेंगे। नए पाकिस्तान के हसीन ख्वाब की ताबीर इतनी खौफनाक होगी ये शायद हिमायतियों को भी मालूम नहीं था। लेकिन असल मसला ये भी नहीं है। मसला तब होता है जब हुकूमतों की कारकर्दगी में उतार चढ़ाव को देखकर इस किस्म की बातें की जाने लगती हैं। आइन बहुत बुरी तरह थक चुका है, ये कुछ नहीं कर सका, ये अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल नहीं है। तो ये कुछ देर इसको आराम, इसको रेस्ट दिया जाए, आइन को रेस्ट दिया जाए। उसके बाद कुछ टॉप के प्रोफेशनल्स हो, हाईली स्किल्ड साथ वाले, उनका ब्लेंड बना और वसूलियाँ उस तरह करके जो सऊदी मॉडल मुझे लड़ा रहा है, वरना कुछ नहीं होना। इस तरह के लोग इकट्ठे होके मुल्क को दलदल से निकाल के पक्की सड़क पे डाल दें, फिर सियासत खेलते रहना। एक तरफ पीपल्स पार्टी पहले ही 18वीं तरमीम के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर चुकी है और इधर उधर से सदारती निज़ाम की भी आवाज़ें आ रही हैं। अगर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का यही हाल रहा तो अगले 6 महीनों में आपको ऐसी बातें और तवातुर से सुनने को मिलेंगी। इस बात को छोड़ने के बाद अपने गेस्ट का तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर वाटर रिसोर्सेज, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आज कौमी असेंबली में भी मौजूद थे और जवाबात देना चाहते थे ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन की बातों के, लेकिन ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त ऐवान में नहीं थे, चले गए। जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब एडवाइज़र हैं टू द सिंध गवर्नमेंट ऑन लॉ एंड इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू टू द शो, बहुत शुक्रिया आप सबका। फैसल वाडा साहब, हुकूमत आपकी है, अब मैंने कुछ इसके अंदर चुनिंदा क्लिप्स थे उन लोगों के, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर ओपिनियन मेकर्स, लेकिन वो इतनी पुरुमीद थे आपकी हुकूमत से ऑन वेरियस काउंट्स, लेकिन 5 महीने के अंदर जो अकॉर्डिंग टू देम जो बटा आपकी हुकूमत ने अपना खुद बिठाया है, आज जरदारी साहब भी कह रहे थे कि हम नहीं गिराएंगे, आप खुद जाएंगे अपने वजन से। डू यू हैव एन आंसर टू दैट? मैं स्पेसिफिक्स पे तो बाद में आऊंगा, क्या जवाब है उसका, क्योंकि आप भी हल्के की सियासत करके आए हैं,
मुकाबला करके आए हैं, वोटर को आप भी जवाबदेह हैं, आप उसे फिगर्स जाके बताएंगे कि ये इन्फ्लेशन इतनी नीचे चली गई, ग्रोथ इतनी बढ़ गई, मेरे पास रेट लिस्ट मौजूद है अशियाए खुर्दोनोश की जो अमीर के साथ गरीब भी इस्तेमाल करता है और वो बढ़ गई हैं, क्या जवाब देंगे आप उसे कि 5 महीने में क्या किया है हुकूमत ने? पौड़ा साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए मुनीब साहब, जब जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, अगर वो हमें किसी बात पे हमारी तनकीद कर रहे हैं तो उस तनकीद को समझना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर अपनी गलती है तो उसको ठीक करना चाहिए, वरना उनको समझाना चाहिए कि शायद आप जिस पैरामीटर में देख रहे हैं वो गलत है। नंबर 1। ओके। नंबर 2 ये कि देखिए सर, 65 साल और 35 साल से मुनीब साहब मेरी हुकूमत नहीं थी, ना मेरी पार्टी की थी, ना मेरे चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसा हो नहीं सकता कि 5 महीने में 10 रुपए से हम 140 रुपए पे डॉलर ले आए हों। जो आम दिनों की खाने पीने की चीज़ें हैं वो जिस दाम पे आज खड़ी हैं वो 2 रुपए से हम इस दाम पे 5 महीने में ले आए हों। पेट्रोल हम 2 रुपए से 100 रुपए पे ले आए हों। और इसी तरीके से हर दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो 5 महीने में नहीं आई। ये 65 साल का गंद है जो हमें विरासत और जहेज में मिला है। और हम ये नहीं कह रहे कि ये हमें मिला है तो यही हमारा नैरेटिव है कि जी हमें बुरा दिया है। हमें पता था ये बुरा है और हमने उस बुराई को संभालने के लिए और कौम को वापस पटरी पे लाने के लिए बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं। वो वक्ती तौर पे तकलीफ दे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के लिए बहुत आसान और मुफीद होंगे। आपके साथ हमेशा गुफ्तगू करने का बड़ा मजा आता है। मैं अगर कुछ पूछ पाऊं आपसे, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरा सवाल सुनेंगे। सवाल ये है कि चलिए, मैं इस बात को भी आपने जो कहा मैं बिल्कुल तस्लीम कर लिया कि ठीक है ये क्विक फिक्स नहीं है जो सब कुछ हुआ, लेकिन जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, आप इश्यूज की बात कर लीजिए। आपने क्या इंस्टीट्यूशंस के मामलात में, चाहे पंजाब हुकूमत हो, वफाक हो, मुदाखलत नहीं की? द आंसर इज नो। की, और वो कहां जाके एक्सपोज हुई? सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑनरेबल प्लेटफॉर्म के सामने। आपने क्या बहुत से मामलात के ऊपर मिस गवर्नेंस नहीं दिखाई? कहां एक्सपोज हुई? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा सवाल आपसे यह है कि चलें, ये जो आपने जवाब दिया, आपका वोटर, पाकिस्तान का एक आम इंसान, आम शहरी, वो मान जाएगा कि ठीक है जी, वाडा साहब कह रहे हैं 5 महीने में कुछ नहीं होना, पर कोई तरीका भी तो होता है ना सर काम करने का। वो क्या कहेंगे आप? जो किया जा रहा है वो दुरुस्त है? आई कैन नेम यू एटलीस्ट 10-12 इंस्टेंसेस जहां पर हुकूमत ने खुद बहुत माजरत के साथ ऐसी मज़ाक़ खेज काम किए हैं जिनसे आपका वोटर भी परेशान होगा आपके हल्के में बैठा हुआ। वाडा साहब, व्हाट डू यू हैव एन आंसर टू दिस? देखिए मुनीब साहब, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। मैं आपको ये कहूंगा कि जी कहीं अनइंटेंशनली इंटरवीन किया होगा हमने, लेकिन क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई वजीर आजम मुशीर ने अपनी जेब भरने के लिए करप्शन की है? क्या अपने रिश्तेदार को ट्रांसफर पोस्टिंग कराई है? क्या मुल्क को धकेला है अंधेरों के अंदर, अपनी अफवाज और अपनी अदलिया को गाली दी है, या किसी मुजरिम को छुड़ाया है, या किसी मुलजिम को आम आदमी किसी यतीम बेवा के घर के ऊपर कब्जा कर लिया है? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, बच्चों वाली सर वो पाक-पसंद वाला तबादला कैसे हुआ सर? वो आईजी इस्लामाबाद का तबादला कैसे हुआ? वो आजम सवाती साहब ने आम लोगों को कैसे अंदर थाने में डलवा दिया? सर ये भी तो मिसालें हैं ना सर, आपके सामने ही है सर। मुनीब साहब, मैंने आपकी हर बात डिबेट के लिए एक्सेप्ट की। मुझे आप बताएं, क्या मेरे वजीर ने, मेरे मुशीर ने, मेरे वजीर आजम ने कोई बैंक लूटे, कोई सब्सिडी अपने वालों को दी, कोई बाहर बंगले बना लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रमोशन दे दी, 2-2 करोड़ रुपए की तनख्वाहों पे रख दिया, किसी यतीम बेवा के घर के ऊपर कब्जा कर लिया, कोई जमीन अलॉट करा ली, कोई बिल्डिंग बनवा ली, कोई ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट्स बना लिए? क्या स्टॉक? फैसल भाई होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट सर, एक सेकंड मुनीब साहब, एक सेकंड। मेरी रिक्वेस्ट ये सर कि मेरी मिस्टेक्स ये है जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान के साथ कानून के खेलने के साथ, पाकिस्तान के आईन के साथ खेलने के साथ, पाकिस्तान का दुश्मनी करने के बाद पाकिस्तान के सीक्रेट शेयर करने वालों के साथ क्या हुआ? अच्छा चले, ये वैसे ये ओके ठीक है। अच्छा आप रुक जाइए। 12 साल के लिए, 10 साल के लिए एग्जाइल दिया गया, बाहर सील मिलें बनाई गई,
डॉन लीक्स जरा हुए। रुक जाइए सर। सर आप किस पाकिस्तान में सर आप किस ठीक कह comparison रहे की हैं, बात आप कर कह हैं रहे हैं सर? वो उनको तो आपने ऑलमोस्ट गद्दार भी सारों को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि सीक्रेट्स जो पाकिस्तान के कहीं शेयर करेगा वो तो शायद उसी जुमरे में रह जाएगा। आपने तो सब उन्हें डिक्लेयर कर दिया। बट लेट्स टेक एन आंसर फ्रॉम देम। सबसे पहले मुर्तजा वहाब साहब, इशारा क्योंकि आपकी तरफ भी है कि जी सब्सिडीज और ये सब कुछ, वो ऑब्वियसली वो JIT की पादाश के अंदर ही जो बातें सामने आई, बट ये कितना सेटिस्फैक्ट्री आंसर है? अब अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी मामला आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मुर्तजा साहब को मेरी आवाज़ नहीं जाए, तारिक फजल जोई साहब के पास चले जाता हूँ। तारिक फजल जोई साहब, ये फरमाइएगा, अब अलीमा खान साहिबा की जायदाद के हवाले से एक सवाल सिर्फ ये आता है जो कि आपके कैंप से आता है कि वज़ीर आज़म खामोश क्यों है, इस पर वज़ीर आज़म का जवाब आना चाहिए, जबकि वो ये फरमाती हैं कि उन्होंने 20 साल काम किया है, उन्होंने 20 साल काम करने के बाद उन जराए से ये प्रॉपर्टी बनाई है, उन्होंने अगर ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की थी उनका कसूर था, कोर्ट ने उन पर जुर्माना आयद किया, चाहे वो न्यू जर्सी की प्रॉपर्टी हो या दुबई की हो, उसके ऊपर कोई और मादत के साथ कोई क्रिमिनल एलिमेंट तो निकलता नहीं है। आप उसे क्यों इक्वेट करते रहते हैं उन केसेस के साथ जो कि आपकी क़यादत फेस कर रही है? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, मैं बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अलीमा खान साहिबा का जो केस है आप उसे बिल्कुल इक्वेट नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए उन केसेस के साथ जो उन लोगों के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं या बने हुए हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है, उनके मामलात और हैं, और अलीमा खान साहिबा का मामला जो है वो इससे अलग है। और मैं इस बात के भी बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अलीमा खान साहिबा के मामले को कोई सियासी रंग दे, वो कोई किसी भी जमात का कोई फर्द अगर इसको सियासी अंदाज से बयान करेगा तो वो बिल्कुल गलत करेगा। डॉक्टर साहब, आपकी जमात, आप तो फिर मुझे ज़रा 1 मिनट दे दें, मुझे अपना जवाब मुनीसा मुकम्मल करने दें, उसके बाद आप सवाल करें, वरना मुझे फिर वही बात दोहरानी पड़ेगी, तसलसुली बात का ख़त्म हो जाता है जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सियासी रंग इस मामले को नहीं देना चाहिए, इससे आप इक्वेट भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक बिल्कुल सादा सा सवाल है अलीमा खान साहबा के हवाले से जो बड़ी काबिल एहतराम और मोहतरम है हमारे लिए। अलीमा खान साहबा का अपने उनका बिजनेस होगा, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ पहले मंजर-ए-आम पे नहीं आई, बाद में आई, सबसे पहला सवालिया निशान ये है। दूसरी जो सिर्फ एक नुक्ता है वो ये है कि वो एक ऐसे ट्रस्ट की बोर्ड ऑफ मेंबर्स की डायरेक्टर हैं जिसमें पाकिस्तान की पूरी कौम फंड करती है। ठीक है, वो ट्रस्ट जो है उसमें वो एक डायरेक्टर हैं, उसमें सिर्फ PTI फंड नहीं करती, पाकिस्तान के लोग और दुनिया भर से लोग उसमें फ़ंड करते हैं। अब कोई भी ट्रस्ट, मुनीब साहब, एक सादा सा सवाल है जिसके अंदर अरबों रुपए के एहतियात आते हैं, फंड्स आते हैं, डोनेशंस आती हैं, अगर उसके एक डायरेक्टर की प्रॉपर्टीज़ अरबों में निकलती हैं दुबई में और उसके बाद अमेरिका में या कहीं भी, तो पाकिस्तान की कौम हक बजाने में है कि वो उनसे पूछे कि आप इस ट्रस्ट की बोर्ड की मेंबर थी और एक मेंबर के अगर इतने बड़े एसेट्स निकल रहे हैं तो उनका सोर्स क्या है। ये एक सादा सा सवाल है, इसमें ना कोई ह्यूमिलिएशन है ना इसमें कोई सियासत है। डॉक्टर साहब, मांग क्या रहे हैं? इसका जवाब क्या है कि अगर मैं तो ये कहूँगा जी कि जिस तरह बहुत सारे और मामलात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनी है, आप उसका नाम GIT दें, कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए, उनके जो एसेट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन हो जाए, इससे ज़्यादा को तो कोई भी डिमांड नहीं कर रहा। और ना ही मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हम इसको कोई सियासी रंग देने के हवाले से कोई बात कह रहे हैं, ना हम किसी और चीज़ से इसको इक्वेट करने की बात कर रहे हैं। ओके। और दूसरी बात, फैसल वाडा साहब ने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की, मैं उसकी भी एक बात कर दूँ कि जनाब क्या हमारा कोई वज़ीर को फंड खा रहा है, हमारा कोई वज़ीर किसी चीज़ में मुलव्वस है, इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है। मैं इनसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को जो अरबों डॉलर का ठेका दिया गया है डैम का, अपनी पोजीशन आज तक वाज़े कर सके हैं कि किस कैपेसिटी में उन्हें दिया गया है। दूसरी बात ये कि यहाँ इस्लामाबाद में वाडा साहब को इसका इल्म नहीं होगा, ज़ाहिर इनका ताल्लुक कराची से है, ग्रैंड हयात होटल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 1 के नाम से है, उसको जो प्लॉट अलाट हुआ CDA ने वो किसी और पर्पस के लिए था, वो होटल बिजनेस के लिए था जिसकी कीमत ज़ाहिर है कम होती है। उसको मालिक ने खुद ही कमर्शियल पे बेसिस पे उसको कन्वर्ट किया, लग्जरी अपार्टमेंट्स बने जिनकी मालियत एक अपार्टमेंट की करोड़ों में है। इमरान खान साहब का उसमें अपार्टमेंट है, बाकी लोगों के उसमें अपार्टमेंट हैं। हमारे दौरे हुकूमत में हमने उसकी लीज़ कैंसिल कर दी। हाई कोर्ट ने हमारे उस फैसले को जो हमारी वजारत ने और हमारे दौर में उठाया गया फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एंडोज किया और उनकी लीज बहाल नहीं अभी तो इसलिए कि मदई हम थे इस गलत बयानी के खिलाफ। मैं आखिरी जुमला सुन लें, इस गलत इकदाम के खिलाफ हुकूमत मदई थी और हमारी मदईयत में ये सारा काम हुआ, लीज कैंसिल हुई। अब वो केस सुप्रीम कोर्ट गया, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने मदई होने का किरदार वहाँ पे अदा नहीं किया, कमज़ोर मौक़िफ़ पेश किया
और वो फैसला उन मालकान के हक में हुआ जिससे कम से कम 300 से 400 अरब रुपए का फायदा ये कौन उठा रहा है, मालिक उठा रहे हैं। ठीक है, तो गुजरात इसमें शामिल है, की तरफ से इसका केस इल्म मुझे ठीक नहीं लड़ा है, गया। वो भी इल्म आ जाएगा। ठीक है, आपके साहब समझते हैं हुकूमत ने केस नहीं ठीक लड़ा, बट लेट मी ब्रिंग इट बैक टू मुर्तज़ा वहाब साहब। सॉरी आपकी लाइन आपको आवाज पहले नहीं जा रही थी, बट मुर्तज़ा साहब सवाल यहाँ यही है, स्पेसिफिक्स पर अगर आ जाते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब ने फैसल वाडा साहब ने 2-3 चीजें हमें गिनवाई हैं। वो ये कहते हैं कि उनके किसी मिनिस्टर कोई पैसे बनाने में नहीं लगा हुआ, किसी ने मुल्क के सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं किए, किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आता है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, बहुत सारे काम अनइंटेंशनली गलत हो गए होंगे लेकिन नीयत खराब नहीं है। जो फोकस है वो आजकल ऑपोजिशन का है अलीमा खान साहिबा की जायदाद के हवाले से। डू यू एग्री विद व्हाट डॉक्टर साहब हैज सेड कि जी सिर्फ इसके ऊपर इंक्वायरी एक करा लेनी चाहिए, और अगर आपके नजदीक इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो कौन करे? प्राइम मिनिस्टर कह दें कि इंक्वायरी करा दें या किसी अदालत के पास जाना चाहिए ऑपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब देखें, जो फैसल साहब ने बात की है कि मेरे किसी वज़ीर ने चोरी नहीं की, मेरे किसी मुशीर ने चोरी नहीं की, मेरे वज़ीर आज़म ने चोरी नहीं की, मैं समझता हूँ देखें ये इस मसले का फ़ैसला ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना फैसल ख़ुद करेंगे। ये तो बाद में वक्त करेगा कि किसने क्या किया। बट इनको असल में पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया था पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। ये कहते हैं कि जी 35 साल 40 साल का 50 साल का मलबा आप हम पे ना डालें। मैं छोटी सी ब्रॉड बेस्ड बात करूँगा आपसे। रोटी जो है वो अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है। Exactly. जो रोटी जब इनकी हुकूमत आई थी तब 8 रुपए की थी, आज 10 रुपए की हो गई है। सही है। ये 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रोटी है। रोटी एक ऐसी चीज है जो हर कोई खाता है। ये ब्रॉड बेस्ड बात है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या पीटीआई की हुकूमत कर रही है? गरीब आदमी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है किसने चोरी की, किसने डाका डाला। गरीब आदमी कहता है जी मुझे पानी मिलना चाहिए, मुझे रोजगार मिलना चाहिए, मेरे मुल्क में मईशत बेहतर होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, मुझे रोटी खाने के लिए मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए। जो महंगाई की सूरत हाल है मैं समझता हूँ उसमें हर चीज़ का मलबा माजी की हुकूमतों में डालना मुनासिब नहीं होगा। पिछले 5 माह में इन्होंने अपनी कन्फ्यूजन की वजह से, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ प्रॉब्लम्स में इजाफा किया है। मैं समझता हूँ कि आज 5 महीने बाद कम से कम इतनी गलती अपनी तस्लीम कर लें और कम से कम तस्हीह करते हुए मुल्क को उन पॉलिसीज़ की तरफ ले जाएं कि किस तरीके से इस मुल्क की ट्रेड पॉलिसी बनेगी, फॉरेन पॉलिसी बनेगी, कैसे हम अपनी मईशत को बेहतर बनाएंगे, लोगों को रोजगार कैसे देंगे, इन्फ्लेशन कैसे अच्छा, ये वो अफसोस के साथ वो बार-बार उनका एक ही स्टांस है। चाहे कथा कलामी जो वाडा साहब ने कहा है, लगभग जितने ऑनरेबल मेंबर्स हैं हुकूमत के इंक्लूडिंग द फेडरल मिनिस्टर्स, उनका एक पॉइंट है कि यार ये हमें 5 महीने में हमने कोई इतना खराब नहीं किया, ये अगर कुछ हुआ है तो ये पिछले 40 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहा है कम से कम, और अब हुकूमत के पास क्विक फिक्स नहीं है। लेकिन जो लोग पीटीआई की हुकूमत को या पीटीआई को सपोर्ट करते थे वो ये कहते थे अगर आप ऑपोजिशन में रहते हुए आपको अंदाजा नहीं था तो ये भी आपकी ही यानी इस मौजूदा हुकूमत की नाअहली है। बट मेरा सवाल अब सिर्फ ये है कि ये आज रेज किया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, और वो है हुकूमत को मिलने वाली उस इमदाद का जो कि आज वेरियस जगहों पर कोट भी होती है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स भी कोट करते हैं। क्या फरमा रहे थे आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? आई वुड वांट एवरीबॉडी टू कमेंट ऑन दिस, बट वो सिपा सलार की तारीफ आपने कहा यार्ड थी या स्टिक थी, ये जरा फैसल वाडा साहब एक तो पहले ये कि आपको इस बात को कंटेस्ट करेंगे आपके, उन्होंने कहा जो ऑनरेबल आर्मी चीफ है उनकी वजह से हुकूमत को इमदाद मिल रही है। I'll come to you on that, sir. I'll come to you on that. But मैं जरा थोड़ा सा आगे इसको लेके चलना है, मैंने इस बात के ऊपर आपका भी कमेंट चाहना है, but I want फैसल साहब to comment on this. मुनीब साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। देखिए मुनीब साहब, आज तक की जो हिस्ट्री रही है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, वो पहले IMF के पास जाते थे और IMF के पास जाने के बाद दोस्त ममालिक के पास या एड लेने या जो भी लेने जाते थे, सॉफ्ट लोन्स। ये पहली गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की जो पहले फ्रेंडली कंट्रीज के पास गई ताकि ईज ऑफ मिले हमें फॉर्मेलिटीज के अंदर IMF के साथ। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, ये क्यों नहीं लोगों को समझ में आ रही? आज तक खास सारी हुकूमतें सर आई एम श्योर होंगी, फैसल भाई आई एम श्योर होंगी। आई एम आस्किंग यू अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन सर। क्या डू यू वांट टू कंटेस्ट जो अब मैं आपको आ रहा हूं शहबाज शरीफ साहब ने कहा, या डू यू एग्री टू इट? सर मैं तो प्राइड ले रहा हूं, वो किस पैरामीटर के तहत हुई है, वो यार्ड से हुई है या स्टिक से हुई है, ये तो शहबाज शरीफ साहब बताएंगे। और दूसरी चीज ये कि आज उन्होंने फिर फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया
और कि उनको पता था कि मैं सारे फैक्ट्स 100% स्पॉट ऑन एज पर द रूल्स बता रहा हूं, तो वॉकआउट कर गए। तो इसका मतलब ये कि अगर आप गलत बयानी करेंगे, गलत काम करेंगे, आपको कोई कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तो आप ये क्रिएट करेंगे वॉकआउट, और फिर आप कहेंगे हमें गाली दी जाती है। हम आपसे कहते हैं, हमसे आप आए असेंबली के अंदर मेरिट टू मेरिट क्वेश्चन, आपके नजदीक किसी ने गाली नहीं दी, ये भी यस और नो में बता दें, क्योंकि गाली का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने गाली सुनी है आज। जी आज सर एक मिनट, मुनीब साहब मैं आज से आप रिक्वेस्ट करूंगा, आज बताएं आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर खान अब्बासी साहब लोगों के बाप तक पहुंच गए, मेरे वाले तक पहुंचे, किसी ने रिस्पॉन्ड किया उस जबान में उनके साथ? तारिक फजल चौधरी साहब ने अभी सवाल किए सारे, मैंने उनके सारे सवाल तहम्मुल से सुने, और मैं उनसे आज कहता हूं कि वो बात ही कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि गलत हो रहा है तो फोरम मौजूद है, जाएं, हम तो कभी नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन क्या इमरान खान साहब की बहन का जवाब मैं दूंगा? शी इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अगर उन्होंने कमाया है और कमाने के बाद उनका मनी ट्रेल मौजूद है, तो ये तो डिनाई नहीं कर रही, छुपाया गैर कानूनी बात नहीं। उनकी कंटेंशन तो ये है ना कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, वज़ीर आज़म मौजूद है, वो किसी इदारे को कहें सर करे जाए फोरम के ऊपर। सर आप फोरम पे जाए ना मुनीब साहब, आपको मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करें तो एफआईआर कटानी पड़ेगी या टीवी पे शो करेंगे? अच्छा चले ठीक है, ये स्टैंडर्ड पीटीआई का वही है नहीं, क्योंकि मुर्तजा साहब ने भी अपनी बात की कंटिन्यूएशन में कुछ कहना है, लेकिन ये जो बात है इसकी बहुत अहमियत है। मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से इसका जवाब चाहूंगा। जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है, फैसल बॉर्डर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये समझ नहीं आ रही मखलूक से सिपा सलार तक का सफर कैसे हुआ। मुर्तजा आप साहब ये फरमाइएगा, एक तो वो बात जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने आज असेंबली के अंदर भी की, और पहला जो पूरी कंटेंशन जो फैसल बॉर्डर साहब की थी, आप आई एम सॉरी उस वक्त आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी, फरमाइएगा। मेरी सबमिशन ये थी कि फैसल साहब कहते हैं कि हमने इश्यूज़ को इनहेरिट किया है, हमने प्रॉब्लम्स को इनहेरिट किया। चले मैं उनकी इस बात को भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि उन्होंने प्रॉब्लम्स को इनहेरिट किया। देखिए मईशत चलती है क्लैरिटी से, सर्टेनिटी से। इन्वेस्टर उस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता है जिस मुल्क की मुआशी पॉलिसी क्लियर हो। आपने पिछले 5 माह में जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी इकोनॉमिक पॉलिसी की, उसकी वजह से देखा कि आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर था उस मुल्क से सरमाया निकाल के चला गया, क्योंकि कोई फॉरेन इन्वेस्टर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जिसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्लियर नहीं है, ट्रेड पॉलिसी क्लियर नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी क्लियर नहीं है, जिसका जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं। और आपने देखा कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कि माजी में रॉकेट की तरह ऊपर गई और बढ़ती चली गई, उस मार्केट में अगर क्रैश आया है तो इसी लैक ऑफ क्लियर इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से आया है। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ का मलबा माजी की हुकूमतों पर नहीं डालना चाहिए, ये इनकी अपनी कोताहियाँ भी हैं, इनकी अपनी गलतियाँ भी हैं। ठीक है। जहाँ तक अलीमा खान साहिबा की आप बात कर रहे थे, मेरी बड़ी हैं, आई होल्ड हर इन हाई एस्टीम, बट गुजारिश ये है कि शी माइट नॉट हैव बीन अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, बट शी वॉज ए कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। वाई? बिकॉज शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वो मेंबर रही हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल को पूरी कौम ने पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली फंडिंग की है, डोनेशन दी गई है, तो पैसा तो आया है। और आपके सामने है कि माजी में फ्लोर ऑफ द हाउस पे शौकत खानम की फंडिंग के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। बहुत सारे पीएमएलएन के दोस्तों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑब्जेक्शन रेज किए कि उन्होंने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट किया था, जो कि फंडिंग के तौर पर शौकत खानम हॉस्पिटल पर आया। तो मैं समझता हूं ओनस इस वफाकी हुकूमत के ऊपर है कि दे शुड कम आउट क्लीन, बिकॉज ये बार-बार इनको करना क्या चाहिए, इनको करना क्या चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? वो वाडा साहब तो कह रहे हैं कि फोरम्स मौजूद हैं, जाएं, अगर ऑपोजिशन ने तहकीकात करानी है तो करवा लें। उनका ताल्लुक वज़ीर आज़म से, आज वो खुद भी फरमा रही थी सुप्रीम कोर्ट में भी, बाहर भी, के वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक नहीं, ये जायदाद आए थे या उनके वालिदैन की तरफ से आए हैं या उनके जो शोहरे नामदार हैं उनकी तरफ से आए हैं, और उसी से उन्होंने बिजनेस किया है पिछले 20 साल से। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द प्राइम मिनिस्टर डू? मुनीब साहब, अगर इस मुल्क में ये हुकूमत खुद मुख्तार तरीके से इदारों को चलने देती तो मेरे ख्याल में हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, इदारे खुद ये इशू को रेस कर लेते। आपको याद होगा 2014-15 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ ये जो JIT वाली इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी FIA की, इसकी कोई FIR नहीं कटी, ये इंक्वायरी स्टार्ट की इदारे ने खुद स्टार्ट की, कोई इसका कंप्लेनेंट नहीं था। तो मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये बनता है कि PMLN की लीडरशिप हो या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, इदारे खुद प्रोएक्टिवली काम कर लेते हैं, लेकिन जब PTI से रिलेटेड किसी रुकन की बात होती है, वजीर आजम की फैमिली से रिलेटेड कोई बात होती है, तो इदारे क्यों नहीं काम करते? क्यों FBR ने सुओ मोटो कोई काम नहीं किया? क्यों नैब ने सुओ मोटो कोई काम नहीं किया? क्यों FIA ने सुओ मोटो कोई काम नहीं किया? मैं गुजारिश ये करूंगा, इदारों को अपना काम करना चाहिए, चूंकि
हम समझते हैं कि इदारे इस हुकूमत के मातहत काम करें, तो क्यों ना इस इशू के ऊपर भी JIT कॉन्स्टिट्यूट हो और अलीमा खान साहिबा अपना डिफेंस JIT के सामने पेश करें। मनी ट्रेल अगर उनके पास है तो वो पेश करें। ठीक है, ये इसको भी जरा बड़ा इख्तिसार से बिफोर आई गो टू डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जरा बता दीजिए कि डू यू एग्री टू दिस और नॉट। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि हुकूमत को जो दोस्त ममालिक से एड मिल रही है उसमें इस हुकूमत का कोई क्लेम नहीं है और ना ही उसका क्रेडिट ले सकते हैं, ये मुल्क के आर्मी चीफ की वजह से मिल रही है क्योंकि उनके विजिट्स हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप इस बात को एंडोर्स करेंगे? क्योंकि मुख्तसरन बताइएगा, क्योंकि वाडा साहब ने तो कहा है कि वो तो ही कैन टेक प्राइड इन दिस, बट उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून ये सब कैसे कह रही है। आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? खिलाई मखलूक से सिपह सलार तक का सफर, ये मेरे तो बताएं बयानिया क्या है, अच्छा हस्बे जरूरत हस्बे हाल क्या चल रहा है? चले वो मैं डॉक्टर साहब बताएंगे, जरा मैं मुर्तजा साहब से पूछ लूं। जी देखिए मेरे पास इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बेहतर तरीके से इस बात को समझा सकते हैं, बयान कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल ख्याल है कि पैसे तो हमेशा मिल जाते हैं आपको, पैसे लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, आप किस तरीके से उस पैसे करेंगे गरीब आदमी के मसाइल को हल करने के लिए। और अगर आप 5 महीनों पर नजर डालेंगे तो आपको एक ही कंक्लूजन होगी कि दिस हुकूमत हैज फेल्ड ऑन ऑल इट्स कमिटमेंट, जिसकी वजह से आज एक आम पाकिस्तानी को परेशानी है। इसीलिए पीटीआई के अपने सपोर्टर्स जो कि बड़े वोकल तरीके से पीटीआई को सपोर्ट करते थे, उसके गुण गाते थे, आज ओपनली उसको क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज दे हैव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस दैट दे हैड मेड इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये क्योंकि स्पेसिफिक बात थी, अब जारी बात है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है आप मरकजी रहनुमा है, वो वाडा साहब ने तो उस बात को कंटेस्ट नहीं किया, वो तो कुछ और बात कर रहे हैं, वो आपके उस नैरेटिव को क्वेश्चन कर रहे हैं कि खलाई मखलूक से सिपह सलार के ऊपर आप आ गए और ये कह दिया कि तमाम एड जो है दोस्त ममालिक से ये आर्मी चीफ की वजह से आ रही है, उनकी काविशों की वजह से आ रही है। जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप वाडा साहब को। फिर मुनीर साहब गुजारिश ये है कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन का सिर्फ उनकी जो तकरीर थी उसका सिर्फ एक जुमला आपने जो है वो अपनी स्क्रीन पे दिखाया है जी। अगर आप इस जुमले के सियाक और सबाक से मिला के वो 2-3 मिनट की तकरीर उनकी पूरी दिखा देते तो शायद आपको पहली बात तो ये सवाल की ज़रूरत ना पड़ती। दूसरी बात यह भी आगे अगर मुझसे वजाहत मांगी है तो मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। इस नैरेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है जिसका फैसल वाडा साहब इशारा फरमा रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप बात करते हैं किसी भी दोस्त ममालिक की, IMF की, कोई भी जो आपको फ़ंड दे रहा है, जो आपको एड दे रहा है, जो आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रहा है, इवन ये कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, अगर वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं तो हर मुल्क को इन्वेस्टमेंट के हवाले से सिक्योरिटी चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं कि जिसकी वजह से दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है वो सवालिया निशान बन गई है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, वो CPEC की शक्ल में पाकिस्तान में आई है, जिसे गेम चेंजर कहा गया। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने उसे अप्रिशिएट किया। जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है सबसे पहले ये कहते हैं जी कि शायद CPEC को हमें रोल बैक करना पड़ेगा। इनके अपने जो एडवाइजर्स हैं उनके बयानात मौजूद हैं, शायद उसको हमें रोकना पड़ेगा। इसके हवाले से चाइना के शदीद कंसर्न मौजूद है और जब इमरान खान साहब वहां पे तशरीफ लेके गए तो उन्होंने कंसर्न्स का इजहार भी उन्होंने किया। अब जब आप जमानत नहीं दे सकते, डॉक्टर साहब श्योरिटी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, आप खुद सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो दोस्त ममालिक कैसे आप ट्रस्ट करेंगे? डॉक्टर साहब अभी आपने ये एतमाद के बगैर तो कोई भी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आपने कहा कि ये क्लिप का एक हिस्सा दिखाया और सियाको सबाक से हट के शहबाज शरीफ साहब ने पूरी तकरीर की और उनका एंडिंग लाइन थी कि ये मामला मुकम्मल नहीं होगा अगर मैं ये ना कहूं कि ये किसकी काविश से आया है। उन्होंने क्लियर कहा ये हुकूमत की काविश नहीं है, इसकी क्रेडिट वज़ीर आज़म नहीं ले सकते, ये सिपा सलार पाकिस्तान की फौज के जो है ये उनकी वजह से दोस्त ममालिक ने मदद दी। इसका सियाको सबाक इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पूरी तकरीर आप सुन लीजिए, ये उन्होंने अपने तय एक फैक्ट बयान किया है, आपने उसको सब्सटैंशिएट किया। वाडा साहब कह रहे हैं कि ये नैरेटिव की तब्दीली है या उस सफ़र है आपका जो कि आपकी क़यादत एक ज़माने में करती रही है। एक फैक्ट था जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान किया। मैंने CPEC के हवाले से बड़ी आपको एक मुदल्लल और फैक्ट्स पे मबनी बात की है कि हुकूमत ने उसके ऊपर जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो ठोस और अटल मौक़िफ़ नहीं था और उसके ऊपर हमेशा फ़ौज ने यह कहा है कि फ़ौज CPEC की कस्टोडियन है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की कौम CPEC की कस्टोडियन है। आपके कमज़ोर बयान
यकीनन हुकूमत की बात कह रहा हूँ, उनका कमज़ोर बयान यकीनन उन ममालिक को जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो उन्हें ज़रूर शक व शुबे में डालता है, जो कि नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ठीक, बॉर्डर साहब, ये क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने बार बार एक ही बात को उन्होंने रिटरेट किया कि एवेंचुअली आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के अवाम है उनको आप क्या रिलीफ या क्या फ़ायदा दे रहे हैं। अब जिस तरह से आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज, आपके भी बिजनेस कम्युनिटी आपके बहुत करीब है, लोगों से आप मिलते हैं, 2 ब्लड बाथ विटनेस किए हैं स्टॉक एक्सचेंज ने, मिनी बजट आप एक और लाने जा रहे हैं, अशियाए खुर्दोनोश जो एक आम गरीब आदमी पाकिस्तान का वो भी इस्तेमाल करता है, इवेंचुअली जब उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, आपका IMF के पास ना जाना या पहले दोस्त ममालिक के पास जाना, उसका इवेंचुअल आउटकम क्या है? पाकिस्तान को फायदा हुआ है या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है? बॉर्डर साहब देखिए मुनीब साहब, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम कर्जे इसकी डबल मद में ले लेते और हर चीज़ आधे पैसे पे हर चीज़ आधी कर देते और पॉपुलैरिटी होती है और 20 आगे की 20 नस्लों को हम झोंक देते उस अंधेरे और उस काल कोठरी की तरफ कि ये मुल्क टूटने की नौबत तक आया था। हमने वो काम नहीं किया, हमने मुश्किल फैसले किए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर आप कंपैरिजन करें, मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी तो 4-5 महीने हुए हैं, कैंसर का इलाज करने में, आपको कैंसर का इलाज करने में टाइम लगता है। रोजा आप रखते हैं तो मगरिब तक आपको रोजा रख के फिर मगरिब पे इजाजत होती है आप अफ्तारी करें, हर चीज का टाइम है। आप मुझे 65 साल का काम, आप चाहते हैं जादू चढ़ी लाएगा, डॉलर 140 से 40 का हो जाएगा, पेट्रोल 2 रुपए का हो जाएगा, आज सब्जी जो है वो 4 आने की हो जाएगी, स्कूल कॉलेज काम करना शुरू कर देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज काम हो जाएगी, चोरी चकारी खत्म हो जाएगी। भाई आपके मिनिस्टर फॉर फाइनेंस फरमाते हैं कि आम जो आदमी है ना, जो गरीब आदमी है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मिनी बजट से या कुछ। ओ यहाँ तो आम आदमी जो है उस बेचारे की पिटाई हो रही है। वो मुर्तज़ा वहाब साहब भी यही बात कह रहे हैं, आपके मुआशी अमूर के मुशीर पता नहीं थे या नहीं थे, वो कहते हैं कि ये हुकूमत 15 अरब रोज कर्जा लेती है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 7.7 अरब रोज कर्जा लेती थी। मुझे एक बात बताया, PPP की हुकूमत 5 लेती थी। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो आप फरमा रहे हैं कि जी हम बड़े रेट्स पर, हायर इंटरेस्ट रेट पर कर्जे ले लेते, और जो आम आदमी है सर, वो आपके हलके में आपको क्या कहेगा कि जनाब फैसल फौडा साहब आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो बात आपने की है बिल्कुल ठीक है, ये जो घबराना नहीं वाला नैरेटिव है ये कब तक सेल होगा और कब तक लोग कहेंगे लगे रहे, हम कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा मुनीब साहब, आपके तवस्सुस से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 249 जिधर मैंने शहबाज शरीफ साहब को हराया है जी, मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद मैं क्या दे सकता हूं उनको, मैं क्या उनके लिए आसानी कर सकता, मैं लेजिस्लेशन कर सकता हूं। मैंने तो उनसे वोट लेते हुए झूठ नहीं बोला। अच्छा। मैं तो अपने बल पर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने तरीकेकार के ऊपर जो मदद कर सकता हूं, जो हेल्प कर सकता हूं, अपने घर की करूंगा। अब मुझे आप एक चीज का जवाब दें, अगर पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो मैं आपको सस्ता पेट्रोल कैसे दूं? अगर इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू डॉलर है तो मैं उसकी पैरिटी का क्या होना चाहिए? अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, फ्यूल की वजह से, तो मैं क्या करूं? जो आप ऑपोजिशन में कहते रहे, जो आप हुकूमत में आके करते रहे, मुर्तज़ा वहाब साहब बताइए क्या दे सकते हैं फैसल फौडा साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, कराची में लोगों को, जरा आप बताएं। जी डॉक्टर साहब की बात करें। फैसल साहब, आप महंगाई को कम कर सकते हैं, रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं उनको। आप जो है वीट का सरप्लस क्रिएट कर दें, आप प्राइसेस को रेगुलेट करें, आप रोटी के रेट को कम कर सकते हैं। अगर हमारे पास सरप्लस क्रॉप होगी तो सब्जियों का रेट कम हो सकता है। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से रेगुलेट करेंगे तो मुर्गी का रेट कम हो सकता है, दालों का रेट कम हो सकता है। ये सारी आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर आप सही काम कर रहे होंगे तो गैस जो है लोगों को मिल सकती है। आज गैस नहीं मिल रही, आप इसका इल्ज़ाम सूबाई हुकूमत पे या मकामी हुकूमत पे नहीं लगा सकते। बिजली लोगों को प्रोवाइड करना सूबाई हुकूमत का नहीं, वफाकी हुकूमत का काम है। पानी जो सिंध के हिस्से का पानी है, आप खुद कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, और मैंने वेलकम किया था आपका स्टेटमेंट कि सिंध का पानी चोरी हो रहा है। आप मेक श्योर कर सकते हैं कि वो पानी चोरी ना हो ताकि लोगों को पानी मिल सके। खुदारा फैसल साहब, वक्त आ गया है कि प्रॉब्लम को समझें। अब इस मोड से निकल आए कि वजीर आजम बड़ा गुड लुकिंग है, बड़ा इंटेग्रिटी वाला है, आप घबराना नहीं है आप लोगों को। कौम ने चूरन मंजन फेस कर लिया है। प्लीज लेट्स कम आउट ऑफ दैट। प्लीज, पाकिस्तान की आवाम काम मांग रही है आपसे, आप रोजगार प्रोवाइड करें उनको। आप अच्छी मुआशी पॉलिसी लाएंगे, रुपी जो है डीवैल्यू नहीं होगा, रुपी का रेट बेहतर होगा डॉलर के मुकाबले में, आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तारिक साहब आप भी बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब एक मिनट, फैसल भाई मैं आ रहा हूँ, जरा डॉक्टर साहब की बात मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी सीधी सी बात है
कि मैं तमाम कैबिनेट को, जो टीम के मेंबरान हैं इमरान खान साहब की, मैं उन्हें ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी और इमरान खान साहब की जो इलेक्शन मुहिम और उससे पहले की तमाम तकारीरें वो ज़रा अपने सामने रखें, और जो आपके वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब, उनकी तकारीर अपने सामने रखें। क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बार बार बात की, पेट्रोल नहीं सस्ता हो सकता, गैस नहीं सस्ती हो सकती, बिजली सस्ती नहीं हो सकती, एकदम मैं इनसे इतफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके ही अपने जो इस वक्त जो वज़रा हैं, और बिलख़ुसूस असद उमर साहब की मैंने बात की है, वो 5 साल मुसलसल ये बात कहते रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने पेट्रोल, डीज़ल, मट्टी का तेल, गैस, बिजली, इसके ऊपर खुफिया सरचार्जेस लगाए हुए हैं, हिडन टैक्सेस। और जैसे ही हम आएंगे ये सारी चीज़ें तो 40 और चले 2 रुपये की ना सही, लेकिन ये 40-50 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। गैस, बिजली की कीमतें हम कम कर देंगे, वो सारी की सारी कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। और जिस पे भी मैं समझता हूँ कि आपके चैनल्स को बात करनी चाहिए कि जिस तरह अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक इस शोबे से रहा है, यानी 15% दवाइयों की कीमतें एकदम बढ़ा दी गई हैं। 9% जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मैं आपको ये बताऊं जी कि आप इस बात के ऊपर लंबी बात हो सकती है, जो सरकारी अस्पतालों के अंदर जिस क्वालिटी की अद्वियात मिलती हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कह रहा हूँ, वो लेने के लिए लोग 8-8, 6-6 घंटे लाइन में लग के वो चंद गोलियां वहाँ से लेते हैं, चूँकि वो अफोर्ड नहीं करते, वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वो दवाई बाहर से खरीद सकें। और आपने एकदम उसकी कीमत अगर इतनी बढ़ा दी है, जिसके ऊपर आज कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी असेंबली के अंदर जमा हुआ है, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनसे अवाम बराह रास्त मुतासर हो रही है, और ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए। डॉलर की कीमत अगर बढ़ी है, उसको कम करने की बजाय आप उसके असरात अगर डायरेक्ट अवाम के ऊपर ले जाएंगे, आप उनको सब्सिडीज़ नहीं देंगे। अगर डॉलर की कीमत को आप रिलेट कर रहे हैं, दवाइयों की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं, अगर आपको सब्सिडी भी देनी पड़ती है तो आप दें, लेकिन एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जरूर इस बात से बहुत फ़र्क पड़ेगा कि उसके बच्चों की दवाई जो है वो उसकी कीमत खरीद से बढ़ जाए, और यकीनन ये होगा, इससे बहुत बड़ा एक मसला पैदा होगा। फैसल भाई जवाब दे दे मुर्तज़ा वहाब साहब का, डॉक्टर साहब का। मुनीब साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो तंबी बांधी बड़ी ब्रिलियंट थी। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछता हूँ, 20 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फेडरेशन की पार्टी से सूबे की पार्टी तक रह गई, इतने मुफीद मशवरे थे, इतनी आपको हुकूमत चलानी आती है, तो फिर आपके टाइम पे तो पाकिस्तान तो छोड़े, सिंध में दूध की नहरें बानी चाहिए थी। तो आपके लिए तो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो आप इतने अगर जबरदस्त प्लानर है, गवर्नमेंट चलाने वाले गवर्नेंस रखना चाहते हैं, और मुल्क को मईशत के ऊपर भी एक्सपर्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर भी आप हैं, और आपका इतनी जबरदस्त कंपनी है और पार्टी है, तो आप फेडरेशन से प्रोविंस तक आ गए, और आपने सूबे में क्या किया 20 साल और 35 साल की हिस्ट्री के अंदर। फैसल भाई अब तो आप है ना सर, करना बातें अच्छी करना मैं जवाब कर रहे हैं सर, थोड़ा टाइम तो दे दे। उनको 20 साल दिए, हमें साल तो दे दे। सर जी इनको 35 साल दिया, हमें 1.5 साल दे दे सर। ये आर्गुमेंट बड़ा जबरदस्त है। मुर्तज़ा वहाब साहब बता दे, वेरी 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 प्रिसाइज आंसर, वेरी प्रिसाइज आंसर। देखिए मुनीब साहब, सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता कि तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम लुटेरे हो। देखें, पाकिस्तान की कौम ने इनको वोट दे दिया, हम गलत थे, इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूँ। अब इनके अब इख्तिदार इनके पास है, अब इख्तिदार इनके पास है, तो इनको काम करना चाहिए ना। ये बार बार में ये कहना कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, ये गलत है। मैं समझता हूँ किसी ने ज़बरदस्ती इनको इख्तिदार नहीं दिया, इन्होंने इख्तिदार मांगा था। इनके वज़ीर आज़म, इनके वज़ीर ख़जाना कहते थे कि हम वो फरिश्ता लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, जिनके पास पाकिस्तान के हर मसले का हल है। तो आज जब इनको इख्तिदार मिल गया है, तो इनको मसाइल के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, इनको वसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है, इनको मसाइल को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। ये बार बार जो कहते हैं ना कि नून लीग ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया, इसको छोड़ दीजिए, अब अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाइए। चले ठीक है, आई हैव टू वाइंड इट अप। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, मिनिस्टर भी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा की जायदादों का जिक्र सामने आ रहा है, पहले दुबई और अब न्यू जर्सी। क्या ये जायदादें या इनका कोई ताल्लुक जनाब वज़ीर आज़म से है या नहीं? अपोजिशन की डिमांड आपने कुछ देर पहले भी सुनी कि अगर इदारे अपना काम करते तो शायद ज़रूरत ना पड़ती है अपोजिशन को ये करने की। एक तरफ कहा यह जाता है कि इस पर सियासत नहीं की जा रही, लेकिन साथ ही साथ फिर इसके ऊपर एक हद तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की भी जाती है। मेरे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी और इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, इस हवाले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जनाब जाहिद किशकोरी साहब इस्लामाबाद से। जाहिद किशकोरी साहब, आपने इस पर काफ़ी तफसीली काम किया है अलीमा खान साहिबा की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। पहले तो ये बताइए कि जो अब तक इत्तलात है कि FBR ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ दिया है कि अलीमा खानम साहिबा ने
एमनेस्टी स्कीम का फायदा नहीं उठाया इन जायदादों के डिक्लेरेशन के अंदर। क्या कुछ ऐसे हकायक हैं जो कि अब भी सामने नहीं आए, और ये प्रॉपर्टीज चाहे एक हो या दो हो, ये कब कब डिक्लेयर नहीं थी और एग्जैक्टली कब डिक्लेयर हुई, मंजर आम पर कब आई? देखिए, तकरीबन 1.5 साल से इस पे मैं तहकीक कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। हर आए दिन के साथ इसमें नए सवालात और नई नई चीज़ें निकल रही हैं। जिस तरह दुबई प्रॉपर्टीज़ का इशू था, पहले वो तस्लीम नहीं कर रही थी, फिर सामने आई, FBR को उसने बताया कि एफिडेविट दिया, बल्कि FIA को, कि मेरे पास एक दुबई में प्रॉपर्टी थी और वो ओवरसीज बिजनेस डीलिंग से ख़रीदी गई थी, मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी है। तो उसने साथ बेचने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया अभी तक, ना FBR हमारे साथ शेयर करने को तैयार है। मैं ख़ुद 30 नवंबर 2018 को दुबई गया हूँ, इस लॉफ्ट ईस्ट टावर में 1406 उसका फ्लैट नंबर है। मैं वहाँ पर उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था बाकायदा कि वाकई ही ये प्रॉपर्टी बेची गई है। वहाँ पर जो एक रजिस्ट्रार था उस पूरे टावर में, मैडी एक इंडियन शहरी है, उससे मैंने मालूम किया कि मैडम अलीमा खानम अभी तक यहाँ पर रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया 30 नवंबर 2018 को कि जी हाँ, ये उन्हीं का ही फ्लैट है। वहाँ पर एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बेटी मुकीम है इस वक्त। मैंने 2 बार उससे बात की उसी वक्त, वहाँ पर फ़ोन पे, जो रिसेप्शन पे फ़ोन था, फिर मैंने उससे मिलने की कोशिश की, और मैं उसका नाम और तमाम इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकता। तो उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। वो अभी तक वहाँ पर मुकीम है और अभी तक ये मालूम नहीं है, ना ही दुबई लैंड अथॉरिटी कोई इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है कि क्या वाकई ही ये फ्लैट बेच दिया गया है। अगर बेच दिया गया है तो FIA को अभी तक वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया गया, FBR को क्यों नहीं दिया गया। और ये इस प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड कीमत 5 से 6 करोड़ है, जबकि कानून के मुताबिक अगर आप प्रॉपर्टी बाहर की डिक्लेयर नहीं करते तो आपको कम से कम सिर्फ 10% पे करना होता है, ठीक है, ना कि 2 करोड़ 94 लाख पे करना होता है। तो इसमें तमाम तर अभी सवालात बाकी हैं कि क्या ये उस बिजनेसमैन को फ्लैट कैसे दे दिया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है या नहीं दिया गया है। और दूसरा मामला जो दूसरी प्रॉपर्टी का है, न्यू जर्सी का, वो मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ कि हमारे पास जो इसके टैक्स रिकॉर्ड हैं, हमने जो निकलवाए हैं 2011 से और 20 नवंबर 2017 तक का, उसमें 2011 में उन्होंने बताया कि उनके जो इनकम थी वो सिर्फ 9 लाख थी और उन्होंने 73,000 रुपया टैक्स पे किया है। 2012 में 20 लाख इनकम थी, 13 में भी 18 लाख इनकम थी, 14 में 19 लाख थी, 15-16 में 20 लाख इनकम थी और 1 करोड़ 30 1 लाख सिर्फ 1,30,000 टैक्स पे किया गया है। तो फिर इसी पर बार बार सवालात मैंने भेजे कि 2-3 सवालात उठ रहे हैं, बड़े अहम हैं। आया कि एमनेस्टी का उन्होंने फ़ायदा उठाया है, अगर उठाया है तो उसका क्या प्रोसीजर था। उन्होंने 2017-20 नवंबर तक तो प्रॉपर्टी अपनी बाहर का कोई FBR तो कह रहे नहीं उठाया ही नहीं, FBR तो कह रहे नहीं उठाया फायदा। आपने किससे आपने सवालनामा किसको मेरी भेजा? तफसील से हमाद अजहर से बात हुई जो वजीर हैं कि मुझे ये स्पेसिफिकली बताएं कि क्या है। उसने कहा है कि ये जो स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं न्यू जर्सी प्रॉपर्टी की, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मैंने उससे पूछा कि 2017-18 के जो पिछले साल 30 दिसंबर लास्ट डेट थी उसमें डिक्लेयर किया है या एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है, तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया है कि अंडर द लॉ उसने डिक्लेयर किया है, उस पर जुर्माना या दूसरी चीज़ें थी कानून के मुताबिक की गई हैं, उसने तफसीलात नहीं दी हैं। और जी हाँ, जबकि FBR को या FIA को ये नहीं बताया गया कि एमनेस्टी से उसने फ़ायदा उठाया है। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है डॉक्यूमेंट, उसमें एसेट ये डिक्लेयर नहीं किया गया है वहाँ पर। और साथ ही इम्पोर्टेंट ये है, देखिए मुनीब साहब, एक इम्पॉर्टेंट कॉटन कनेक्शन जिससे वो बिज़नेस करती हैं, आज भी उन्होंने सवालात के जवाबात दिए हैं, वहाँ नई बातें सामने आ रही हैं, नई चीज़ें। उससे
लगता है कि बहुत सारी और चीजें पब्लिक में आ रही कहते हैं मैंने सिलाई मशीनों से काम किया है और उससे फायदा उठाया है, बैरूनी जायदादें उसी से बनाई है, 20 साल से वो काम कर रही हैं। बहरहाल इसके ऊपर आपकी तहकीक भी जारी है, वक्तन फवक्तन आपकी इस तहकीक से भी हम फ़ायदा उठाते रहेंगे। जाहिद गिशकोरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस बात की अहमियत अपनी जगह मौजूद कि अलीमा खान साहिबा ने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है, लेकिन अपोजिशन सवाल कर रही है क्या ये बात, इसके हवाले से क्लियर कट जवाब अभी तक आए हैं? उनके मुताबिक उन्होंने तमाम जवाब दे दिए हैं। अपोजिशन ये कह रही है कि नहीं, इन जायदादों की मनी ट्रेल दी जाए, जबकि आम फहम अगर आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से पूछते हैं तो वो यही बात करते हैं कि अगर जायदादें नहीं डिक्लेयर की गई तो मैक्सिमम पेनल्टी है जो कि वो अदा कर देंगी। इसके अंदर और कोई क्रिमिनल एलिमेंट कैसे जोड़ा जा सकता है, ये सवाल मौजूद है, लेकिन जाहिद गिशकोरी साहब और इसके हवाले से तहकीक कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।